बहुत स्वागत, नमस्कार। और मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। स्वागत है आपका 9 की बात में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को बजट सत्र के दौरान भाषण दिया। राहुल ने एक बयान पर सियासी पारा चढ़ गया। सदन में फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भिड़ंत हो गई। राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि इस डील के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बेच दिया है। इस बयान पर सदन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने हजारों एकड़ में फैले यांत्रिक अमेरिकी खेती के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया है, जिससे हमारे छोटे किसानों को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। यह बेहद शर्मनाक है। इस पर किरण रिजिजू ने राहुल को तुरंत टोका। उन्होंने कहा, आपने जो भी कहा उसे साबित करिए, वहीं या तो आपकी बात सदन के रिकॉर्ड पर नहीं जानी चाहिए। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि कोई माई का लाल नहीं है जो देश को बेच सके और कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की संप्रभुता सुरक्षित है। इस पर कांग्रेस नेता ने जवाब दिया कि मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। वहीं किरण रिजिजू ने कहा कि हम राहुल गांधी के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार का नोटिस पेश करेंगे। राहुल गांधी को जवाब देना होगा। वहीं राहुल गांधी बयान पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जब भी बोलेंगे, आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद और शर्मीले आरोप लगाएंगे, इससे सदन की गरिमा कम होती है, विपक्ष के नेता की भी गरिमा कम होती है। राहुल गांधी एक बात जान ले, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत किसी के भी आगे झुकनेगा नहीं। तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर सदन में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। बड़ी बात यह है, ट्रेड डील को जो कुछ पॉइंटर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो आज हुआ लोकसभा में, पहली बात, वो काफी जो है वो इस एक तरह से इतिहास में इस तरह की नोकझोंक काफ़ी कम देखने को मिलती है। भारत अमेरिका की जो शर्तें हैं उसको लेकर खास तौर पर बात हुई। राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि अमेरिका ने ट्रेड डील की जो है वो टैरिफ कम करने के लिए और ट्रेड डील के लिए कुछ शर्तें लगाई, जिस पर भारत ने समझौता किया और ये शर्मनाक है, खास तौर पर देश के लिए। उन्होंने साफ कहा कि ये ट्रेड डील नहीं बल्कि एक तरह से हमारा सरेंडर है। आपने देश को बेच दिया। सीधे सीधे प्रधानमंत्री को उन्होंने संबोधित करते हुए बात कही कि देश को बेचने में आपको शर्म क्यों नहीं आई। इस तरह के भाषा का भी उन्होंने जो है प्रयोग किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वाले यानी राहुल गांधी की तरफ अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वाला ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। आज भारत मजबूर नहीं बल्कि मजबूत है। ये सीधे सीधे साफ तौर पर। और भाषा देखिए आप, उन्होंने कहा किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है जो भारत को खरीद सके। अपने आरोपों को आप प्रमाणित करिए। उन्होंने राहुल गांधी को एक तरह से चुनौती दी और पीएम पर उन्होंने जो आरोप लगाया है उसके सबूत भी मांगे गए सदन में। साथ ही साथ रिकॉर्ड से डिलीट करने की भी बात की गई, विलोपित करने की बात की गई कि अगर वो साबित नहीं कर सकते इन तमाम चीज़ों को तो इन्हें लोकसभा के जो रिकॉर्ड है, सदन का रिकॉर्ड है, उससे जो है विलोपित किए जाए। ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप की बातें हुई है। अब राहुल गांधी ने जो सदन में बातें कही, जिस तरह के आरोप लगाए, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उसको लेकर भाजपा के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा अलग अलग जो नेता हैं उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले राहुल गांधी को आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया सदन के भीतर। सर, आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज। सर, आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज। बात आ गई। तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर एंड इट इज अ ट्रेजेडी because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture on which there is a case in the United States. He has surrendered. बेफजूल आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद शर्मीले आरोप लगाएंगे, जिससे सदन की गरिमा कम होती है और उनके विपक्ष की नेता की भी गरिमा कम होती है।
पहले एक बात राहुल गांधी जान लें, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत किसी के आगे भी झुकेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपकी सरकार में शर्मल शेख हुआ था ना, आपकी सरकार में मुंबई आतंकवादी घटना हुई थी ना, आपकी हिम्मत हुई थी क्या कुछ करने की? जब आप गलत आरोप लगाते हैं तो मंत्री का जवाब तो सुनना चाहिए। आज उन्होंने इधर उधर का कई बातें उन्होंने की है, तो जब वित्त मंत्री जी इसका जवाब देंगे 5 बजे तो रहना चाहिए। मैंने तो सदन में कहा कि राहुल गांधी जी को सुनने का भी आदत डालना चाहिए और सदन में बैठ करके सुनना चाहिए, वित्त मंत्री का जवाब सुनना चाहिए। वो तो भाषण देने का साथ साथ उठ के चले गए, पीछे पीछे उसके कुछ मेंबर भी चले गए। तो आखिर में मैंने उनको याद दिलाया कि भारत देश को ना कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है। इस देश का मूल्य, इसका कीमत कोई लगा नहीं सकता है। वो आराम से राहुल गांधी बोल दिया कि भारत को बेच दिया और कोई भारत को खरीद लिया। ये भारत को कोई सोच भी नहीं सकता है खरीदने बेचने का। इसलिए मैंने कहा कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश को खरीद सकता है, बेच सकता है। और बार बार मोदी जी को सरेंडर किया बोलता है। तो दोनों ही पक्षों में सदन के भीतर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए और खास तौर पर जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ कि भारत को बेच दिया, शर्मनाक हरकतें हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती, इस तरह की जो भाषा है उसका भी प्रयोग किया और उसके बाद सदन के बाहर भी स्वीकृत किया है। अब ट्रेड डील को आगे और समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिका ने भारत के साथ हालिया ट्रेड डील पर अपनी फैक्ट शीट में कई अहम बदलाव भी किए। पिछले हफ्ते अगर हम बात करें, डील के बाद व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की थी, लेकिन अब उसी दस्तावेज का नया वर्जन भी जारी किया गया है। पहले कहा गया कि भारत अमेरिकी कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा, जिसमें दाल भी शामिल थी, लेकिन अब दाल का जिक्र हटा दिया गया। इसके अलावा $500 अरब की खरीद के बारे में भी भाषा बदल दी गई। पहले लिखा गया था कि भारत अमेरिका से सामान खरीदने के लिए कमिटेड है, अब इसे बदलकर कहा गया है कि इरादा रखता है, यानी कि अगर आप जो हैं वो खरीदने के लिए बाध्य नहीं हैं, बल्कि आपकी ये जो है शर्तों के ऊपर है कि आप खरीदते हैं या फिर नहीं खरीदते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि दाल को लेकर और साथ ही साथ $500 अरब की खरीद का जो क्लॉज लगाया गया था, ये मैंडेटरी था कि अगर आप $500 अरब की खरीद करते हैं तभी ये ट्रेड डील की जो शर्तें हैं वो इफेक्टिव रहेगी, टैरिफ की शर्तें वो इफेक्टिव रहेगी। इस क्लॉज को हटा दिया गया है, यानी कि और जो है फ्लेक्सिबल कर दिया गया है इस डील को। अगर अमेरिका की नज़रिए से हम बात करें, भारत के नज़रिए से हम बात करें, इसमें कई सारे जो है वो फ़ायदे की बात है, जैसे कि खास तौर पर दाल को लेकर अब हमारी कोई बाध्यता नहीं है। $500 अरब की खरीद को लेकर भी कोई बाध्यता नहीं है। कमिटेड शब्द जो हटा दिया गया उससे भारत को एक तरह से ये राहत है कि अब हम किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं हैं, बल्कि ये हमारे ऊपर है, हमारी जो है वो इरादे के ऊपर है कि हम ये चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो देश हित में जो फैसला है वो लिया जा सकता है। ये दूसरी जो फैक्ट शीट जारी की गई है, इसमें इन शब्दों का खास तौर पर जो है संशोधित किया गया है। इसके अलावा प्रोडक्ट कैटेगरी में देखिए कृषि शब्द को हटा दिया गया है, जिसके लिए मैंडेटरी यूज़ किया गया था। अब कृषि को लेकर भी कोई मैंडेटरी वहाँ पर शर्तें नहीं हैं, कंडीशंस कोई लागू नहीं है, और दोनों ही टैरिफ कट को जो है वो सूची से दूर कर दिया गया। यानी कि जो टैरिफ को लेकर बाध्यता थी कि अगर ये डील आप करते हैं, इन चीज़ों को लेकर डील करते हैं, तभी टैरिफ की जो शर्तें हैं वो आपके ऊपर लागू होगी। अब उसको लेकर सीधा ये जो है ये शर्त केस है कि आपके ऊपर जो टैरिफ की कटौती की गई है वो यथावत जारी रहेगी, चाहे आप डील को लेकर आप खुद जो है फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। खासतौर पर अगर हम देखें जो है भारत के नज़रिए से देखें तो बड़ी बात, इसे बड़ी राहत कह सकते हैं। यानी कि अमेरिका ने उन तमाम बाध्यताओं को भारत के नज़रिए से हटा दिया है, जिसको लेकर टैरिफ पर किसी तरह का फर्क पड़ता। तो आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात क्या है। ट्रेड डील को लेकर एक बात ये कही गई थी, कुछ नियम जो शर्तें हैं उन्हें मैंडेटरी कहा गया था, यानी कि कमिटमेंट जो है वो कहा गया था कि आप $500 अरब की खरीद करेंगे, तब जाकर ये जो टैरिफ है
ये तब प्रभावी होगी, तब प्रभावशील होगी। अब इसे बाध्यता को हटा दिया गया है और भाषा में बदलते हुए कमिटेड को अब कहा गया है ये इरादा रखते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है, फ्लेक्चुअलिटी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप उस डील को अगर अपने नज़रिए से बदलवाते भी हैं, अपने नज़रिए से उसे संशोधित भी करते हैं, तो भी टैरिफ में किसी तरह का जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी राहत हम कह सकते हैं इस पूरी ट्रेड डील में अमेरिका और भारत के बीच में जो हुई है उसमें अमेरिका की तरफ से दी गई है भारत को। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बजट की, जिसे लेकर चुनावी घमासान भी मचा हुआ है, लेकिन सदन में जो आज उत्तर प्रदेश में बजट पेश किया गया है वो उसको लेकर चर्चाएं भी प्रदेश और देश में है। उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9 करोड़ 12 लाख करोड़ का बजट पेश किया। ये बजट योगी सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट 10वां बजट है, जो कि पिछले साल की तुलना में 12.9% ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास का बजट है। इसमें युवाओं, शिक्षा, चिकित्सा पर खास फोकस किया गया है। सरकार ने युवाओं के लिए टेक युवा, समर्थ युवा और किसानों के लिए मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी है। राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखते हुए प्रदेश की जीएसडीपी में 13.4% की वृद्धि की गई है। साथ ही बेरोजगारी दर में 2.24% की कमी आने का भी दावा मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर किया। तो अब सदन में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया तो उस ऐतिहासिक के मायने क्या है ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना बड़ा बजट सबसे बड़े प्रदेश के लिए उसे ऐतिहासिक किस तरह का है। 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट, जो कि अब तक का उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इससे पहले 8.9 लाख का बजट जो है वो पेश किया गया था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 26-27 के लिए इसे जो है अनुमानित जो है मसौदे के लिए बजट पेश किया है। 12.9% की इसमें वृद्धि दर्ज है, जिसके अलावा सबसे विशाल बजट अभी तक किसी प्रदेश का कहा जाए। मध्य प्रदेश में करीबन 5 लाख करोड़ का बजट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सबसे नंबर 1 पे आता है कि जिसका सबसे बड़ा विशाल बजट हम कह सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को, स्वास्थ्य, चिकित्सा और रोजगार को खासतौर पर इसमें प्राथमिकता दी गई है। टेक युवा, समर्थ युवा, ये योजना जो है वो छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए लाई गई है। किसानों के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान किया गया। हालांकि इसमें अभी तक जो है नियम शर्तें, यूनिट की बाध्यता जो है उसका जो है उल्लेख करना बाकी है। वहीं राजकोषीय घाटे की बात करें 3% की उसमें वृद्धि बताई गई है। जीएसडीपी की बात करें 13.4% की वृद्धि जो है वो इसमें दावा किया गया है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप भी हुए हैं सदन के भीतर और सदन के बाहर, लेकिन दावा यह किया गया है कि इसमें जो है 13.4% की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ रोजगार में 2.24% की जो है वो कटौती का इसमें दावा किया गया है। अब इसके कहते हैं, एक बार आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को किस नजरिए के साथ देखा है। आपने देखा होगा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित
यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। बात करते हैं अगली खबर की। राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच पुलिस विभाग से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। टिकरापारा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमानाका थाना में पदस्थ आरक्षक हिमांशु बर्मन को हीरोइन की तस्करी के आरोपी में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से करीबन 1.5 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति शहर में हेरोइन की सप्लाई कर रहा है, जिसके आधार पर टिकरापारा थाना पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। निगरानी के दौरान पुलिस आरक्षक हिमांशु बर्मन को कथित तौर पर ग्राहक से हीरोइन देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से प्रतिबंधित मादक पदार्थ भी बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में उजागर होने के बाद विभाग में हड़कंप सा मचा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना को गंभीर मानते हुए विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि स्पष्ट हो सके कि आरोपी कब से इन गतिविधियों में संलिप्त था और क्या उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि राजधानी रायपुर में जब से कमिश्नरेट लागू हुआ है, उसके बाद से ये दावा किया गया था कि खास तौर पर जो सूखा नशा है और उसके चलते जो अपराध हो रहे हैं, उसको लेकर जो है वो एक्शन लिया जाएगा और उम्मीद के मुताबिक यही हुआ है। तो आप बताते हैं, अब जो लगातार जो सीक्वेंस में जो कार्रवाई हुई है, ड्रग्स पेडलर जो है वो कांस्टेबल निकला है अमानाका थाना, जहां पर सबसे ज़्यादा मादक पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आते हैं। अमानाका और कबीरनगर, जहाँ पे माना जाता है कि राजधानी रायपुर के ये 2 थाने ऐसे हैं जहाँ पर सर्वाधिक जो है मादक पदार्थों की तस्कर जो है सक्रिय है। वहाँ पर हिमांशु बर्मन, उसे 1.5 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया है। ये आरक्षक था अमानाका थाने में, जो कि आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा थाना इसको जो है एरिया कहा जाता है। इसके पास ये जानकारी ये मिली थी कि कुछ ड्रग तस्कर जो हैं वो वहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से ड्रग्स की वहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इस पर जो है वो पुलिस ने टीम बनाकर जो है वो ट्रैप किया। ट्रैप में ये आरक्षक जो है वो फंस गया और जब ये तस्कर से वहाँ पर हेरोइन लेकर उसे आगे सप्लाई करने की जो भी वो काम कर रहा था, उसी समय टिकरापारा थाना पुलिस ने आरक्षक हिमांशु बर्मन को अरेस्ट किया है। इससे पूछताछ की जा रही है। माना ये जा रहा है कि अकेले ये इस पूरे ड्रग जो है वो नेटवर्क में शामिल नहीं था, बल्कि और भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इसके साथ शामिल हों, क्योंकि अकेले इस नेटवर्क को चला पाना, इस पूरे जो है वो गाइडेंस को चला पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। एक आरक्षक के जो है बलबूते की बात नहीं है। इसलिए पुलिस केवल विभागीय जांच नहीं बल्कि पूरे चेन को जो है वो उसके लिए जांच कर रही है कि आखिर इस आरक्षक से कौन कौन जुड़ा हुआ है, कितने तस्कर, कितने पैडलर हैं, कौन सा सिंडिकेट इससे जुड़ा हुआ है, कितने बड़े नाम हैं और साथ ही साथ क्या विभागीय मदद भी इसे मिल रही थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जाँच की जा रही है। फिलहाल इसे जो है पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है, रिमांड पर रखा है, पूछताछ इसे जारी है। माना ये जा रहा है कि जिस तरह से अमानाका और कबीरनगर थाने के अलावा पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में और ख़ास तौर पर जो उड़ीसा और महाराष्ट्र और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से एक जो चेन बना हुआ है ड्रग सप्लाई का, उस चेन को तोड़ने में इस जो आरक्षक के बाद ये जो है वो कार्रवाई हुई है, उसके बाद काफ़ी मदद पुलिस को मिल सकती है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं कि खास तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि
आरक्षक का शामिल होना पुलिस के लिए एक शर्मनाक बात तो है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें कमिश्नरेट प्रणाली की तो एक सफलता भी है कि किस तरह से आखिर इस पूरे नेक्सस को तोड़ने में पुलिस सफल हुई है। अब पुलिस इस पूरी घटना को लेकर और साथ में आरक्षक की संलिप्तता को लेकर क्या कह रही है वो आपको बताते हैं। आज सूचना मिली थी कि एक पुलिस में पदस्थ आरक्षक हिमांशु वर्मन अवैध मादक पदार्थ हीरोइन की बिक्री कर रहा है। हमने टीम गठित करके उस पर कार्रवाई की और उसको लगे हाथों 1 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़ा है, जिसको NDPS एक्ट के तहत उस पर FIR की जा रही है और साथ ही इसमें आगे की पूछताछ भी जारी है। इसमें हम आगे की कार्रवाई करके इसके जो सप्लायर्स हैं उनको भी अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर पर अकेले आरक्षक तो शामिल नहीं रहा होगा इस पूरे जो चेन में, जो पूरे सप्लाई में कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस जो है वो इस आरक्षक के माध्यम से खुलने की संभावना पुलिस जता रही है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइए मत, बने रहिए INS 24/7 देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज अपडेट्स।